हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएससी एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में। जनरली सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए? फिजिक्स के लिए प्रैक्टिकल कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जल्दी ही आपका प्रैक्टिकल आने वाला है, तो प्रैक्टिकल का टेंशन बहुत होगा। प्रैक्टिकल का मार्क्स 30 होता है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिक्योर करोगे तो आपका परसेंटेज बहुत ही ऊपर चला जाता है। तो प्रैक्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बाकी सब्जेक्ट की तरह फिज़िक्स में हैंडबुक अलाउड नहीं होता, या फिर आपका जो फिज़िक्स का जर्नल है या फिज़िक्स का नोटबुक है, प्रैक्टिकल नोटबुक, वो आपको अलाउड नहीं होता। अगर आपको स्टडी करना है ये प्रैक्टिकल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा 30 आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 30 कैसे स्कोर करें, तो कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो पहले तो आपका वो प्रैक्टिकल वाला नोटबुक आपके पास रखो, प्रैक्टिकल वाला नोटबुक आपके पास रखो, ठीक है। तो उससे ही हम कुछ डिस्कस करने वाले। तो पहले तो अगर आपने पेज नंबर 3 ओपन किया तो आपको पता चलेंगे कि आपको कितने प्रैक्टिकल 12th में है, ठीक है। 12th में कितने प्रैक्टिकल है तो देखोगे आप, तो आपका प्रैक्टिकल नंबर है 15। प्रैक्टिकल्स आपके बुक में कितने हैं? 15 एक्सपेरिमेंट है या 15 प्रैक्टिकल आपको करने हैं। 15 आपके लिस्ट में, और एक्टिविटी उसके नीचे ही आपको लिखा है एक्टिविटी, और एक्टिविटी आपके हैं 9। तो अगर आप इंडेक्स देखोगे तो आपके 15 प्रैक्टिकल है और 9 एक्टिविटी है। अब ये सारे परफॉर्म करने हैं? नहीं। तो बोर्ड ने कहा है इसमें से मिनिमम 12th आपको एक ईयर में कंप्लीट करना है, मीन्स 12 प्रैक्टिकल एंड 7 एक्टिविटी। तो मिनिमम आपको कितना कंप्लीट करना होता है? मिनिमम कंप्लीट कितना है? 15 में से आपको 12 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना होता है, और एक्टिविटी 9 में से 7 आपको कंप्लीट करनी होती है। ये बोर्ड ने आपको क्राइटेरिया दिया है, एचएससी बोर्ड ने आपको कहा है कि आपके मिनिमम 12 प्रैक्टिकल कंप्लीट होने चाहिए एंड 7 एक्टिविटी आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में कंप्लीट होनी चाहिए। ये होने के बाद चेक करके आपका जर्नल सर्टिफाई होना चाहिए, जिसपे स्टैम्प, टीचर का साइन, प्रिंसिपल का साइन, ये सब होने चाहिए, कॉलेज का स्टैम्प, ठीक है। तो इतने अगर आपके प्रैक्टिकल हुए, अब ये डिपेंड करता है कि 15 में से कितने प्रैक्टिकल आपके हुए, ठीक है। कोई 15 में से 12 अलग अलग ले सकता है, मीन्स 15 में से चूज कोई अलग अलग कर सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए, एचएससी एग्जामिनेशन के लिए आपको 12th के 12th वही एग्जाम, वही प्रैक्टिकल रखे जाएंगे? नहीं, उसमें से आप 8 भी रख सकते हो, टीचर पे डिपेंड करता है। उसमें से 5 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, या एक्टिविटी भी 7, मैक्सिमम 7 आपने, मीन्स मिनिमम आप जो क्राइटेरिया दिया 7 आपकी कंप्लीट हुए। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए टीचर सारी की सारी एक्टिविटी रखेंगे नहीं, 5 रख सकते, 2 को वो स्किप कर सकते। सो डिपेंड करता है हर एक कॉलेज के ऊपर और हर एक टीचर के ऊपर कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट रखना चाहता है। तो एक बैच को अलग आ सकते हैं, दूसरे बैच को अलग आ सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको एक साल में 12 एक्सपेरिमेंट या 12 प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है और 7 एक्टिविटी कंप्लीट करना है। लेकिन सारे के सारे आएंगे ऐसा नहीं, टीचर डिसाइड करेगा कि कौन से प्रैक्टिकल आपको रखने हैं, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि कितने प्रैक्टिकल होंगे और कितने एक्टिविटीज होंगी। अब आते हैं पैटर्न पे। बोर्ड में आपको मार्क्स कैसे मिले? परफॉर्म किया, मुझे प्रैक्टिकल आ गया, रीडिंग आ गए तो ही मार्क्स मिलेंगे? नहीं, कुछ मार्क्स राइटअप को भी होते, कुछ मार्क्स राइटअप को भी होते हैं। आपको अगर रीडिंग नहीं आ रहा है लेकिन राइटअप आ रहा है, तो अच्छे से आप राइटअप लिखोगे तो उसके भी कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि अगर पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो ही मार्क्स मिलेंगे। नहीं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस हिसाब से अगर आप लिखते जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो फोकस करना है कि सारे पॉइंट आप कवर करते जाए। वैसे कुछ पॉइंट्स यहाँ वहाँ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, कुछ लोग बोल सकते हैं ये मत लिखो, ये लिखो, ये लिखो, तो डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम हर एक कॉलेज में वही प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। तो आते हैं ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता कैसे है और कितने एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने होते हैं। चलो, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होता है कितने घंटे का होता है, याद करो। टाइम कितना होता है प्रैक्टिकल के लिए? 3 आवर्स। कितना होता है?
3 आवर्स आपके लिए होता है। और उसके लिए प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स आपके होते हैं 30। कितने मार्क्स होते हैं? 30। अब ये एक प्रैक्टिकल है, 2 प्रैक्टिकल या 3 प्रैक्टिकल, ये आपको पता है। तो इसमें आपको 3 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक होता है लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। एक क्या होता है? लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम आपको दिया जाता है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। 1 आवर एंड 30 मिनट्स। और इसके मार्क्स होते हैं 10। इसके मार्क्स होते हैं 10। देन जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको 5 या 6 रीडिंग लेने पड़ते हैं। कितने रीडिंग लेने पड़ते हैं? 5 या 6। तो उसका ही छोटा भाई, छोटा एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। दूसरा आपको परफॉर्म करना पड़ता है शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। वही आपके एक्सपेरिमेंट रहेंगे, लेकिन रीडिंग कम लेना होगा। इसमें 5 या 6 रीडिंग लेने पड़ते, इसमें 3 रीडिंग लेना होगा। कितने? 3 रीडिंग लेने होते हैं। सो इसके लिए आपको टाइम मिलता है 45 मिनट्स। कितना मिलता है? 45 मिनट्स। और ये होता है आपका 5 मार्क्स का। देन प्रैक्टिकल तो हो गया, अब आता है मीन्स एक्सपेरिमेंट हो गया, अब आते हैं एक्टिविटी पे। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। एक एक्टिविटी कितने टाइम के लिए? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, उसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो टोटल हो गया आपका कितना? 10 5 5 20 मार्क्स। बचे 10 मार्क्स। अब ये 10 मार्क्स किसको है? एक बचा हुआ वाइवा। वाइवा के लिए आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 15 मिनट्स। कितना? 15 मिनट्स। एक बच्चे को 15 मिनट्स। और वाइवा के मार्क्स भी कितने होते हैं? 5। एंड लास्ट जो आपके हाथ में मार्क्स है, ई सर्टिफाइड जर्नल। सर्टिफाइड जर्नल तो चेक हुआ सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट पे स्टैंप है, ऐसे जर्नल जो होंगे सर्टिफाइड जर्नल्स। सो जर्नल के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके? 30। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स, एक्टिविटी 5 मार्क्स, वाइवा 5 मार्क्स, जर्नल 5 मार्क्स। ठीक है, चलो इसमें अब आपका स्टडी डिपेंड करता है। ये 5 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। वाइवा आपने अच्छे से स्टडी किया है, एक्सपेरिमेंट का आपको थ्योरी भी आती है, तो 5 मार्क्स यहाँ भी आप सिक्योर कर लेते हो। तो 10 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के बिना ही मिल जाते हैं। आप सोचो कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में, देखो आपने अभी तक प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया है, 10 मार्क्स आप अभी से स्टडी करके उसमें आप मिल सकते हैं आपको। तो 10 मार्क्स मिल गए, अब बचे 20 मार्क्स। अब पूरे की पूरी अगर प्रैक्टिकल आपको नहीं आ रहा, मीन्स रीडिंग लेना नहीं आ गया, रीडिंग नहीं आ रहे ऑन द स्पॉट, तो आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे, 0 मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, 10 तो मिलेंगे ही। और पूरे उसी एक्सपेरिमेंट के पूरे मार्क्स भी नहीं जाते। तो अब लॉन्ग एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखना है, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखना है, एक्टिविटी को कैसे लिखना है और उससे मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं, वो हम सीखते हैं। तो पहले आते हैं हम लॉन्ग एक्सपेरिमेंट पे। पहले आते हैं किस पे? लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। अब लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा या स्लिप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्लिप। एक क्वेश्चन दिया जाए। ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे आपको? ये क्वेश्चन अगर आप आपका प्रैक्टिकल नोटबुक ओपन करते हो जो बोर्ड ने बनाया है, उसके पेज नंबर 155 151, अगर आप पेज नंबर 151 ओपन करोगे तो उस 151 से आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये लॉन्ग एक्सपेरिमेंट को कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने हुए उसके ऊपर क्वेश्चन आपको वहां दिए गए हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन पूछना है। तो अगर आप प्रैक्टिकल बुक का 151 पेज ओपन करते हो तो देख लो वहां स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के लिए कितने एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उसके लिए क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन दिए होंगे, न्यूटन्स लॉ के लिए क्वेश्चन दिए होंगे। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन आएंगे।
तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिल गया, वो स्लिप मिल गई, उसको रीड करना है अच्छे से। अच्छे से क्या करना है? रीड करना है। जितना पूछा है उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि देखो स्प्रिंग एंड मास ऑसिलेटर अगर हम करते हैं तो उसमें 3 ग्राफ है। एक है एक्सटेंशन के लिए, दूसरा ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और तीसरा है ऑसिलेशन के लिए। तो ये तीनों करने पड़ते हैं? नहीं, ये तीनों नहीं करने पड़ते। एक तो आपको फोर्स कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना होता है, बस उतना ही। मींस एक्सटेंशन वाला ग्राफ निकाला, स्लोप निकाला, हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। दूसरे में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी के साथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो आपको 2 ग्राफ निकालने पड़ेंगे। और लास्ट अगर तीसरा आपको एक्सपेरिमेंट आया, तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपको क्या कहते हैं कि मास ऑफ स्प्रिंग निकालो। तो सिर्फ नीचे वाला जो टेबल है आपका वही करना होता है, तो सारे टेबल करने होते हैं ऐसा नहीं। तो क्वेश्चन को रीड करो, जितना कहा गया है उतना ही करो। तो आप सोचोगे कि एक स्प्रिंग एंड मास ऑसिलेटर मींस दोनों टेबल करने होते हैं। आपको 2 टेबल है ना, एक ऑसिलेशन वाला है, एक एक्सटेंशन वाला। नहीं, उसमें से कोई एक करना होता है, और जितना कहा गया है उतने ही रीडिंग लेने हैं और उतना ही करना है। ज्यादा करोगे तो आपको टाइम फिर 1.5 आवर जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए वो कम हो जाएगा, मीन्स आपको वो राइटअप में ही आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्लिप को अच्छे से पढ़ो। स्लिप को पढ़ने के बाद उसमें से क्या फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से आपको एम लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एम एपरेटस, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, एम एपरेटस के लिए कोई भी मार्क्स नहीं है। एम एपरेटस लिखने के लिए कोई भी मार्क्स नहीं है। देन आप लिखोगे फॉर्मूला एंड लॉ, फॉर्मूला एंड लॉ। अगर फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला लिखना है। मीन्स अगर स्प्रिंग मास ऑसिलेशन आए एफ इज इक्वल टू -kx और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx², वो फॉर्मूला हो गया। उसके टर्म आपको स्पेसिफाई करने हैं कि भाई k है क्या, x है क्या, वो लिखना होगा। ठीक है, दूसरा अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आ गया तो आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके साथ लॉ भी लिखना होगा। या लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन आ गया तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा, शॉर्ट में लॉ लिखना होगा। समझ में आ गया? तो सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ आ गया तो लॉ लिखना है शॉर्ट में, टेंशन आ गया तो लॉ लिखना है, और उसके साथ फॉर्मूला भी लिखना। यह समझ में आ गया? तो उसके लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। इसके लिए कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स आपको है। तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अभी तक प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं हुआ है। देन कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, आपको इलेक्ट्रिकल हो या फिर अपना जनरल एक्सपेरिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होता, फिर भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? डायग्राम। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो डायग्राम को आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। डायग्राम को कितना मिलेगा? 1 मार्क्स। डायग्राम छोटा ड्रॉ करो। बहुत लोग बड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हो। बड़ा डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मार्क्स मिलेगा 1, छोटा डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मार्क्स मिलेगा 1। लेकिन बड़े डायग्राम ड्रॉ करोगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए छोटा डायग्राम। टीचर को अच्छे से दिखना चाहिए, छोटा सा डायग्राम होना चाहिए, सारे टर्म स्पेसिफाई होने चाहिए, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और कम टाइम में होना चाहिए। अब इस डायग्राम के हिसाब से आप क्या करोगे? एपरेटस की सेटिंग करोगे, एपरेटस सेट करोगे। मोस्ट ऑफ सेट एपरेटस, जहाँ आप बैठते हो वहाँ एपरेटस होता ही है। थोड़ा बहुत स्टैंड को लगा दिया है, वायर कनेक्ट कर दिया आपने, तो आपका एपरेटस सेट हो गया। तो एपरेटस सेट हो गया तो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। जनरली अगर कोई प्रॉब्लम आता है, थोड़ी बहुत आपको आ रहा है एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया आपको सेटिंग में, तो टीचर चेक करेगा, अच्छे से आपने किया 1 मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा बहुत रॉन्ग होगा तो निगलेक्ट करते हैं, वो करेक्शन टीचर बता देंगे आप। तो देखो एम, एपरेटस, फॉर्मूला, डायग्राम और एपरेटस सेटिंग, अभी तो 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल गए विदाउट परफॉर्मिंग या रीडिंग हमने लिया नहीं। अब उसके बाद आपको लिखना होता है ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल। ये राइटअप आपको लिखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल। अगर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल आता है तो ही आप रीडिंग ले सकते हो। आपको टेबल ही नहीं आता तो आप रीडिंग किस में लिखोगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, राइटअप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जर्वेशन टेबल लिखते हो और परफॉर्म करते हो एक्सपेरिमेंट, तो परफॉर्म के लिए और इस राइटअप के लिए आपको कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स। अब ये जो आपको ऑब्जर्वेशन आया उसके हिसाब से आप क्या करोगे? ग्राफ ड्रा करोगे, ग्राफ, या फिर आप करोगे कैलकुलेशन। एक तो आपको ग्राफ आएगा या फिर कैलकुलेशन आएगा। ग्राफ से आपको प्रूव करना होगा या कैलकुलेशन से प्रूव करना। ठीक है, तो जैसे कि आपने रेजोनेंस ट्यूब ले लो। रेजोनेंस ट्यूब में आपको क्या निकालना होता है? NL, V इज इक्वल टू 4NL आपका फॉर्मूला होता है, या फिर होता है V इज इक्वल टू स्लोप, V इज इक्वल टू 4 इंटू स्लोप, 2 होते हैं फॉर्मूले।
V इज इक्वल टू 4 इंटू NL मीन। ये एक रेजोनेंस ट्यूब में फॉर्मूला होता है और दूसरा होता है V इज इक्वल टू 4 इंटू स्लोप। तो अगर आपको कहा कि कैलकुलेशन से करो तो ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NL निकालो, उसका मीन निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, एक्सपेरिमेंट फिनिश। अगर आपको ग्राफ कहाँ है तो आप ग्राफ निकालो, ग्राफ निकालोगे, कौन सा ग्राफ निकालोगे, N वर्सेस 1/L। इसका आप स्लोप निकालोगे तो आपका स्लोप इज नथिंग बट NL, तो आपको NL के वैल्यू मिलेंगी, वो वैल्यू आप स्लोप में पुट करोगे और आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, और आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आ गया। सो अगर आपको कैलकुलेशन से कहा है तो ये पार्ट, अगर आपको ग्राफ से कहा है तो ये वाला पार्ट आपको करना होगा, ठीक है, इस तरह से। इसलिए आपको स्लिप रीड करना जरूरी है। अब ग्राफ और कैलकुलेशन के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स। एंड देन रिजल्ट विद द प्रॉपर यूनिट, रिजल्ट विद द प्रॉपर यूनिट। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपके 1 मार्क्स जा सकता है, और कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट आएगा, और अगर आपने ग्राफ निकाला तो कंक्लूजन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ क्या आएगा, ग्राफ और कंक्लूजन, उसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स। तो कितना हो गया, 3, 6 एंड 4, 10 मार्क्स। तो ये हो गया लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट का क्या हो गया, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आपको वाइवा के 10, जर्नल मीन्स वाइवा और जर्नल के 10 अगर मिल गए तो इसमें से आपने फॉर्मूला लिखा, डायग्राम लिखा, एपरेटस सेट किया, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन लिखा, तो 4 मार्क्स तो दे सकते, क्या लगते हैं, अभी आपने विदाउट परफॉर्मिंग आपको 4 मार्क्स तो मिल सकते। सो 14 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया। तो डरो मत कि प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, कभी कभी एक्सपर्ट टीचर होता है कि कुछ आपके सर्किट में कुछ रॉन्ग हुआ है क्या, वो देखने के लिए होते, उसके मार्क्स नहीं कटते। तो घबराओ मत, पहले तो घबराओ मत, टीचर से जाके बोलो कि हाँ भाई मेरा प्रैक्टिकल में कुछ वर्क नहीं हो रहा है, देखो आप कुछ एरर हुआ है कि नहीं। तो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म कर रहे हो, अच्छे से सर्किट बना लिया, फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, तो टीचर को बुलाओ या एक्सटर्नल को बोलो, जो बाहर से टीचर आते हैं ना आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए, उनको पूछो कि क्या हो रहा है, देखो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको हेल्प करने के लिए, वो आपके मार्क्स काटने के लिए नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि बाहर से टीचर आते तो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, नो डाउट, लेकिन अगर आपको आता है, आपका आपने किया है, लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हेल्प करने के लिए बैठे। बोर्ड आपके यहाँ टीचर क्यों बैठता है, भेजता है हेल्प करने के लिए, ना आपको परेशान करने के लिए, कभी नहीं। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उनसे जाके पूछो कि सर डाउट आ रहा है, देखो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो देखेगा और सॉल्व करेगा और आपको बताएगा अब करो, ठीक है। वो रीडिंग लेके देगा, ऐसा नहीं आप पूछोगे सर रीडिंग कैसे लेते, ये नहीं, रीडिंग लोगे सर रीडिंग लेके दिखाओ, नहीं, वो प्रैक्टिकल में। सब कुछ डाउट हो गया कि रीडिंग नहीं आ रहा है, आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, या सर्किट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, एक ही साइड में डिफ्लेक्शन जा रहा है, हर आपने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं आ रहा है, तब वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ ये देखो यहाँ एरर हुआ था, बस उतना ही। रीडिंग आपको ही लेना है, परफॉर्म आपको ही करना है। ये समझ में आ गया कैसे होता है, एम, एपरेटस, फॉर्मूला, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल, ग्राफ, कैलकुलेशन और रिजल्ट, कंक्लूजन। इतना आपको राइटअप लिखना ही पड़ता, इतना आपको राइटअप लिखना ही पड़ेगा। ये हो गया लॉन्ग एक्सपेरिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया लॉन्ग एक्सपेरिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये समझ में आ गया। अब आते हैं शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट मीन्स इसका ही छोटा भाई, इसका ही छोटा भाई। लिखना तो इतना ही है, लेकिन कुछ जो पैरामीटर होंगे वो कम किए होंगे। जैसे रेजोनेंस ट्यूब में आपको क्या करता है, इनर डायमीटर मेजर करना होता है, तो अब यहाँ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होगा तो इनर डायमीटर मेजर करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप NL निकाल सकते हो, इनर डायमीटर मेजर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट अब हम डिस्कस करते हैं, ये हो गया लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आएंगे शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। तो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में भी सेम आपको एम एपरेटस तो लिखना ही है, जिसके मार्क्स नहीं है। जैसे ही आप उस क्वेश्चन को रीड करोगे आपको एम लिखना होगा, एपरेटस लिखना होगा। कितने रीडिंग लेने होते हैं इसमें, 3 ही। बहुत सारे शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में 3 रीडिंग लेने होते हैं, और लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में 5 से 6 रीडिंग ले। तो ये हो गया एम एपरेटस लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, फॉर्मूला, देन आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, एपरेटस सेट करोगे, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करोगे, एपरेटस सेट करोगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल,
बड़ा सा टेबल ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि 3 रीडिंग लेने होंगे तो छोटा सा ही टेबल ड्रॉ करना है, नहीं तो बहुत बड़ी स्पेस आप कहाँ जाओगे, ऐसा नहीं, छोटा सा ही टेबल, कितने रीडिंग लेने हैं उस हिसाब से टेबल बनाना है। देन ग्राफ एंड कंक्लूजन, सॉरी, ग्राफ एंड कैलकुलेशन, एंड देन रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट और कंक्लूजन, दोनों में से एक कुछ ना कुछ होगा। तो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, डायग्राम निकालते हो, डायग्राम के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, डायग्राम के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप रीडिंग अच्छे से परफॉर्म करोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल 3 ही रीडिंग लेना होता है, तो आपको यहाँ 2 मार्क्स मिलेगा। देन ग्राफ एंड कैलकुलेशन के लिए 1 मार्क्स, और रिजल्ट और कंक्लूजन के लिए 1 मार्क्स, कितने हो गए, 5 मार्क्स। समझ में आ गया? तो अगर आपको राइटअप भी आता है, आपने परफॉर्म नहीं किया, तो 1 या 2 मार्क्स इसमें भी आप सिक्योर कर सकते हो राइटअप लिख के। तो ये याद रखो कि राइटअप सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही है। तो एम, इसमें भी शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में एम लिखना है, एपरेटस लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, देन डायग्राम ड्रॉ करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल, उसमें से रीडिंग लेना है, तो 2 मार्क्स मिलेंगे। देन उस रीडिंग में से आपको ग्राफ होगा तो ग्राफ ड्रॉ, कैलकुलेशन करना होगा तो कैलकुलेशन करना होगा, एंड देन रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो इस तरह से शॉर्ट एक्सपेरिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये समझ में आ गया? उसके बाद होगा एक्टिविटी। उसके बाद क्या होगा? एक्टिविटी। अब आते हैं एक्टिविटी पे। तो अब अगर आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, तो कुछ एक्टिविटी में सिर्फ राइटअप है, जैसे, और मीन्स रीडिंग लेना नहीं है। हाउस होल्ड सर्किट सिर्फ राइटअप है, तो उसका आपको राइटअप लिखना होगा। कुछ में रीडिंग और कैलकुलेशन है, जैसे सेकेंड पेंडुलम, आपको रीडिंग भी लेने हैं, कैलकुलेशन भी करना है, तो एक्सपेरिमेंट की तरह परफॉर्म होगा। कुछ में आपको सिर्फ राइटिंग वर्क है और डायग्राम ड्रॉ करना है। कुछ में आपको क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं उस हिसाब से ही आपको एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। तो बेसिक पॉइंट वही रहेंगे। जैसे ही आपको एक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा, तो आपको एम तो लिखना ही है, एपरेटस लिखना ही है, मीन्स आप क्या कर रहे हो वो हमें पता चल गया एम और एपरेटस से। देन अगर फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला आप लिखोगे, समझ में आ गया? नहीं तो थ्योरी लिखोगे, कुछ ना कुछ राइटअप। अगर हाउस होल्ड सर्किट आ गया तो फॉर्मूला नहीं है, आप क्या लिखोगे? थोड़ी बहुत थ्योरी लिखोगे उसके बारे में, तो वो थ्योरी आपको लिखना होगा, कुछ ना कुछ लिखना होगा। देन आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? डायग्राम ड्रॉ करोगे। देन ऑब्जर्वेशन होगा तो ऑब्जर्वेशन, नहीं होगा तो राइटअप ही लिखना होगा आपको, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद कैलकुलेशन एंड रिजल्ट और कंक्लूजन। ठीक है? तो अब इसको हम कैसे करते हैं? डिवाइड कर देते, इसको हम डिवाइड कर देते। एक होगा परफॉर्मेंस, आप इसको लिखोगे, मीन्स होगा राइटअप। देन होगा एक राइटअप हो गया, इसको परफॉर्म करना होगा, और परफॉर्म के पास आपका आएगा रिजल्ट। परफॉर्म के बाद क्या आएगा? आपका रिजल्ट। तो आपके परफॉर्म, ऑब्जर्वेशन लिखना, परफॉर्म करना, उसके लिए आपके 3 मार्क्स होते हैं। उसके लिए कितने मार्क्स होते हैं आपके? 3 मार्क्स। राइटअप के लिए आपका 1 मार्क्स होता है, और रिजल्ट के लिए आपका 1 मार्क्स होता है। ठीक है? तो अगर आप एम, एपरेटस ये सब राइटअप लिखते हो, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है परफॉर्म करने के लिए, मीन्स ऑब्जर्वेशन टेबल निकालना, कैलकुलेशन करना, उसके लिए 3 मार्क्स है, और रिजल्ट के लिए 1 मार्क्स। तो इस तरह से एक्टिविटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर एक्टिविटी में सिर्फ राइटअप ही है, तो पूरा राइटअप को आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम के साथ आपने राइटअप अच्छे से लिखा है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। और रिजल्ट लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हाउस होल्ड सर्किट में पूरा का पूरा राइटअप है, ना कैलकुलेशन है ना कुछ है, तो उसके लिए आपको क्या होगा? राइटअप के ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो इसलिए एक्टिविटी का हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। राइटअप, जिसमें राइटअप होगा और राइटअप के लिए 4 मार्क्स चले जाएंगे। परफॉर्मेंस और राइटअप, अगर परफॉर्मेंस होगा आपके लिए, मीन्स आप सर्किट को ऑन करोगे, ऑफ करोगे, बस उतना ही होगा। बल्ब ऑन होगा, बल्ब ऑफ होगा हाउस होल्ड सर्किट में।
तो उस परफॉर्म के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं और राइट अप लिखने के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो राइट अप अच्छे से लिखो तो आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब ये तीनों भी हो गए आपके लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा 15 मिनट्स का वाइवा। क्या आएगा? वाइवा। अब ये वाइवा होगा क्या? बहुत लोगों को इसका टेंशन होता है। वाइवा के लिए 5 मार्क्स है, टेंशन उसका मत लो। टेंशन किसका लोगे आप? लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी का लो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उनको है। और वाइवा का कोई भी टीचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या पूछेंगे। डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेरिमेंट वाइवा चलता है। जैसे जैसे आपका एक्सपेरिमेंट होगा उस हिसाब से आपका वाइवा चलेगा। मीन्स सपोज आपको आया है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। क्या आया है? स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में आपको पूछ सकते हैं कि ऑसिलेशन, आपका फोर्थ जो चैप्टर है ऑसिलेशन, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? ऑसिलेशन हो रहा है ना, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ गया तो आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है। ओके, देन थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पूछ सकते हैं। अगर सरफेस टेंशन आ गया तो आपको पूछेंगे कि सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। ओके, इम्प्योरिटी का कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं सरफेस टेंशन पे, ग्रेविटी का इफेक्ट होता है कि नहीं सरफेस टेंशन पे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से पूछे जाएंगे। अगर हाउस होल्ड सर्किट एक्टिविटी में आ गया तो पूछेंगे कि घर में भाई कितने वोल्ट का सप्लाई आता है, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, कौन से कलर के वायर यूज़ करते हो, अर्थिंग के लिए कौन सा वायर होता है, फेज के लिए कौन सा होता है, न्यूट्रल के लिए कौन सा होता है। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो। आपके प्रैक्टिकल बुक के पीछे पेज नंबर 151 से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो उस क्वेश्चन को रेफर करो उस हिसाब से ही प्रिपेयर करो, क्योंकि एक प्रैक्टिकल में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी 3 ग्राफ है। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप देखोगे तो उसमें आपको 3 ग्राफ है। कौन से? एक तो आपको वो इस तरह से ग्राफ है, करेक्ट है, टेम्परेचर विथ थीटा, टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ है आपको, टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ है। देन स्केल लिखना मत भूलो ग्राफ पे, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्केल लिखना मत भूलो, यहाँ यूनिट लिखना मत भूलो। टाइम लिखो, टेम्परेचर लिखा है तो थीटा लिखा है, यहाँ टाइम टी लिखा है तो सेकेंड लिखो, केल्विन होगा तो केल्विन लिखो, डिग्री सेल्सियस होगा तो डिग्री सेल्सियस लिखो। जो भी आपने किया है तो डिग्री सेल्सियस होगा तो आप क्या लिखोगे? डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखो, यूनिट लिखना मत भूलो, सिली मिस्टेक है ये। स्केल स्केल लिखना मत भूलो क्या किया है। देन अगर आपका ये ग्राफ आ गया, देन आप स्लोप निकालते हो 5 जगह पे। स्लोप निकालने के बाद आपको क्या होगा? एक तो डी थीटा बाई डी टी निकालना होता है, और दूसरा थीटा माइनस थीटा जीरो, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर देना होता है। तो एक तो ये ग्राफ और ये ग्राफ आएगा आपको, डी थीटा बाई डी टी का दूसरा ग्राफ, या फिर ये ग्राफ और थीटा माइनस थीटा का ग्राफ। समझ में आ रहा है? तो दोनों में से 2 एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी कितने एक्सपेरिमेंट है? 2। तो जितना कहा गया है उतना ही करो। अगर आपको कहा है कि थीटा माइनस थीटा निकालो तो यहाँ थीटा लिखना है और यहाँ थीटा माइनस थीटा जीरो, उतना ही करना है। अगर डी थीटा कहा है तो थीटा और डी थीटा वाला, थीटा और डी थीटा बाई डी टी, स्लोप के साथ आपको ये निकालना होगा। तो ये 2 टेबल बनेंगे, तो अलग अलग टेबल होंगे, इसके लिए ये टेबल और इसके लिए ये टेबल। तो याद रखना है, जितना कहा गया उतना, उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना है, उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्वेश्चन रीड करो। रेजोनेंस ट्यूब आ गया। रेजोनेंस ट्यूब में अगर हम स्टडी करते हैं तो रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है? पानी भरा होता है, उसमें रेजोनेंस ट्यूब होता है। आप यहाँ से ट्यूनिंग फोक से फ्रीक्वेंसी एडप्ट करते हो। तो आपको 2 टाइप के ग्राफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। पांच ट्यूनिंग फोक लेना है और रेजोनेंस वाला लेंथ मेजर करना है, और क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू 4nl। क्या है? 4nl। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है? n और l की। तो आपको ऑब्जर्वेशन नंबर, टेबल कैसे बनेगा? ऑब्जर्वेशन नंबर, देन l
एन मीन्स फ्रीक्वेंसी, देन रेजोनेटिंग लेंथ, रेजोनेंस लेंथ होगा आपका लेंथ L1 L2 L3 और उसके बाद मीन, इसके बाद क्या आएगा मीन, मीन को हम कहेंगे L। अब इस L में आपको क्या करना होगा, E को ऐड करना होगा, E आपका, और E के बाद L मिल गया, देन इन दोनों को N और L को मल्टीप्लाई करना, बस इतना ही। 1/L निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ पूछा नहीं गया है। अगर ग्राफ पूछते हो तो NL निकालने की जरूरत नहीं होती है, 1/L निकालना होता है। ये समझ में आ गया? तो इस तरह से होगा। तो अगर आपको NL पूछा है तो आपको 5 रीडिंग लेने होंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ आपके 5 रीडिंग आएंगे। अब दिमाग चलाना है कि साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी होती है भाई, साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, नियर अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है, और 340 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर इसके लगभग आना चाहिए। अगर इसके लगभग आना है तो NL का वैल्यू क्या होना चाहिए, NL का वैल्यू 8000 टू 9000 के रेंज में होना चाहिए, 8000 टू 9000 के रेंज में होना चाहिए, तभी आंसर आपका 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो ये आंसर तभी आ सकता है। तो ये 8 और 9000 के रेंज में होना चाहिए, इतना दिमाग चलना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से आप प्लान करो, सारे एक्सपेरिमेंट के स्टडी करो। अगर आपको स्लोप वाला पूछा है तो आपको यही डायग्राम में आपको 1/L निकालना होगा, और 1/L से आप ग्राफ निकालोगे, n/1/L, देन स्लोप आएगा, स्लोप मीन्स NL होगा, NL, इस स्लोप का वैल्यू कितना आना चाहिए, 8000 टू 9000 के रेंज में, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ये समझ में आ रहा है? देन व्हीटस्टोन ब्रिज है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को अच्छे से कनेक्ट करना है, फिट करना है। कुछ टीचर आपको प्रिकॉशन लिखने के लिए भी बोलेंगे, कुछ एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट जैसे रिजल्ट कंक्लूजन होने के बाद प्रिकॉशन भी लिखने होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल अगर एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको कहा कि एक प्रिकॉशन लिखो या 2 प्रिकॉशन, तो कनेक्शन शुड बी टाइट, ये एक प्रिकॉशन लिखना ही है। और अगर जॉकी वाले हैं तो जॉकी को स्लाइड नहीं करना है, क्या करना है, टैप करना है। ये 2 प्रिकॉशन तो आपको जॉकी वाले एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रिक में, सारे इलेक्ट्रिक में ये है। लेकिन जिनर, अब जिनर डायोड आ गया, जिनर डायोड में तो सिर्फ ग्राफ ही है, इजी है जिनर डायोड वाला। लेकिन जिनर डायोड का ग्राफ 3rd क्वाड्रेंट में आता है, इसको याद रखना है। और ये वी भी बहुत लोग लिखना भूल जाते हैं, यहाँ भी लिखना भूल जाते हैं, तो वो याद रखो, जिनर डायोड, ठीक है। तो जिनर डायोड कहाँ ब्रेक डाउन करता है, वो तो जिनर डायोड में भी आपका फॉर्मूला नहीं है, तो थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी पड़ेगी जिनर डायोड में, कि जिनर डायोड के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना होगा आपको। कहाँ है कि ब्रेकडाउन रीजन में ये वर्क करता है, जिनर डायोड हेवीली डोप्ड होता है, देन इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, हमने स्टडी किया है, एम्पलीफायर के लिए करते हैं, तो करंट या वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इसका यूज़ करते। थोड़ी बहुत थ्योरी आपके बुक में दी गई, उसको रीड करके, थोड़ा बहुत फॉर्मूला नहीं है तो थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी 1-2 लाइन्स। ये रिवर्स बायस में यूज़ होता है, ठीक है, तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? तो जिसमें फॉर्मूला नहीं है थोड़ा सा राइटअप लिखो, थोड़ा सा राइटअप लिखो। तो प्रैक्टिकल का ये है हमारा ओवरऑल। तो आप अगर प्रैक्टिकल अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो राइटअप के भी मार्क्स है, मीन्स अगर आपने वाइवा, अब देखो आपने वाइवा अच्छे से दिया 5 मार्क्स, जर्नल आपने अच्छे से लिखा है 5 मार्क्स, आपने राइटअप लिखा, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट का राइटअप लिखा, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट का राइटअप लिखा तो आपको 4 मार्क्स मिल गए। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट का राइटअप लिखा, सिर्फ क्या लिखा, राइटअप लिखा, मैंने ये नहीं कहा परफॉर्म किया, राइटअप लिखा, तो आपको यहाँ 2 मार्क्स मिल सकते हैं। एक्टिविटी का आपने राइटअप लिखा तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। अभी तक प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ आपने राइटअप लिखा, तो कितने मार्क्स हुए, 5 5 10 और ये 4 6 7 8, तो 18 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। तो डरो मत, डरो मत, ठीक है। बहुत लोग डरते कि एक्सटर्नल आ रहा है क्या होगा, 18 मार्क्स राइटअप के ही आपको 18 मार्क्स मिल गए, बाद में परफॉर्म करना है आपको। सो राइटअप अच्छे से करो, देन परफॉर्मेंस करो। राइटअप अगर लिखना आता है तो ही आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। याद करो क्या क्या आपने किया है, कैसे रीडिंग आ रहे हैं, कौन सी रेंज है रीडिंग के, कुछ इसमें रेंज होती है रीडिंग की। मीन्स जैसे मैंने कहा कि रेजोनेंस ट्यूब में अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो वो 340 के रेंज में आएगा, 300 के रेंज में आएगा, तो ऐसे आप फाइंड करो,
चीज़ें। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो ट्रिक्स जो भी है वो बता दिए थोड़े बहुत, तो इसको फॉलो करो तो आपको अभी प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करना, आउट ऑफ लाने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ लेक्चर स्टॉप करते हो, ओके, थैंक यू।